Hello everyone. Today we are going to start chapter 4 of history, Indian tribals and the colonial rule. अब जो कॉलोनियल रूल इंडियन ट्राइबल्स के ऊपर भी जब वो उनका क्या इम्पैक्ट रहा वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ऑब्जर्व द इमेज. इसमें बताया गया है, फाइटिंग बताई गई है इंडियन ट्राइबल्स और ब्रिटिश ऑफिसर्स के बीच में. सो लेट्स नो मोर. लाइफ ऑफ 19th सेंचुरी ट्राइबल्स ऑफ इंडिया. इंडिया के जो ट्राइबल पीपल थे, जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, उन लोगों के ऊपर भी जब कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जब वहाँ पर भी रूल करना स्टार्ट कर दिया, तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा. So let us quickly recall what we learnt about tribes earlier. A tribe consists of a group of families related to one another through common ancestry. Tribals कौन होते हैं? ट्राइब एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज होती है जो कि एक दूसरे से कॉमन एंसेस्ट्री के थ्रू अटैच रहते हैं. ऑल मेंबर्स ऑफ ट्राइब लिव इन अ कॉमन टेरिटरी एंड हैव कॉमन नेम, लैंग्वेज एंड कल्चर. ठीक है, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो डिफरेंट एरियाज में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं. उनकी लैंग्वेज, नेम, कल्चर सब कॉमन होता है. एनीवन हु डज नॉट शेयर दिस कॉमन आइडेंटिटी विद देम इज कंसिडर्ड एज एन आउटसाइड. फिर जो उनकी आइडेंटिटी से कॉमन नहीं होता है वो उनके लिए आउटसाइडर होता है. और बहुत सारे ट्राइब्स जो होते हैं वो आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं करते उनकी टेरिटरी में. Many tribal groups living in remote locations of India such as hills, forest, deserts since ancient time. Ancient times में क्या होता था, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो रिमोट एरियाज में रहते थे. कुछ हिल्स में रह रहे हैं, कुछ माउंटेन्स में रह रहे हैं, कुछ फॉरेस्ट में, कुछ डेजर्ट्स में. Each of this tribe is led by a chieftain and follows the rules and traditions set by the elders. इन ट्राइब्स में क्या होता है, एक चिफ्टन होता है. तो मीन्स जो उस ट्राइबल ग्रुप का सबसे एल्डर पर्सन होगा वो उस ग्रुप का लीडर हो गया. फिर सब लोग उस लीडर के ही बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते थे. उनका कोई शार्प इकोनॉमिक या सोशल डिवीजन नहीं था. वो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम आर जॉइंटली कंट्रोल्ड एंड शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ द ट्राइब. ठीक है, वो लोग अच्छे से मिलजुल कर साथ में रहते थे. बिल्डिंग फर्दर ऑन दिस इंफॉर्मेशन, लेट अस नो द रीजन ऑक्यूपाइड बाय वेरियस ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया. नाउ इस मैप में डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स शो किए हुए कि कौन से रीजन में कौन से ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे. मूविंग अहेड, लेट अस नो हाउ दिस ट्राइबल ग्रुप्स अर्न देयर लिविंग. कैसे वो लोग रहते थे. First, read about the occupation of Bega tribe of Central India as listed in report prepared by A. Bloomfield, who was the district commissioner of Balaghat for several years. According to this report, the Begas obtained their living by several seasonal activities including cutting and growing beaver crops, hunting and fishing, collecting forest roots and fruits, doing labor for others, collecting and selling forest produce such as honey and hera, making and selling bamboo mats and baskets, and serving as village priest practicing exorcism and herbalism. ठीक है, ये उनका वे ऑफ लिविंग बताया है कि वो क्या काम करते थे, क्या खाते थे, क्या बनाते थे, ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, लाइक Begas, tribal groups scattered in different parts of India took up different activities to make a living. ठीक है, ये एक ट्राइबल ग्रुप का एग्जाम्पल दिया है बेगास का, जो कि सेंट्रल इंडिया का है. इसी तरह से अलग अलग रीजन में अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे और उनकी एक्टिविटीज़ भी डिफरेंट होती थी जो वो लोग परफॉर्म करते थे. द मेन अमंग देम वर शिफ्टिंग, कल्टिवेशन, हंटिंग एंड गैदरिंग, हार्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स. ठीक है, ये मेन 3 एक्टिविटीज़ बताई गई हैं जो वो लोग करते थे. एक है शिफ्टिंग, कल्टिवेशन, फिर है हंटिंग एंड गैदरिंग, और फिर है हार्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स. लेटर मैनी ट्राइबल ग्रुप्स स्टार्टेड फार्मिंग विद प्लोज. बाद में कुछ टाइम बाद फिर ट्राइबल ग्रुप्स ने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया प्लो से. ओके, तो सबसे पहले हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन पढ़ेंगे कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है. ट्राइबल ग्रुप्स सच एज कॉन्स ऑफ उड़ीसा एंड बेगास ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड दोज इन हिल एंड फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट प्रैक्टिस्ड सुम और शिफ्टिंग कल्टिवेशन. अब जो ट्राइबल ग्रुप्स है जो कि उड़ीसा में है, सेंट्रल इंडिया में है, जो कि मेनली हिली और फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड के, वहाँ पर झूम और शिफ्टिंग कल्टिवेशन होती है. इसका ये कल्टिवेशन में क्या होता है ये मेनली फॉरेस्ट एरियाज में होती है जहाँ पे बाय क्लियरिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड.
जो फॉरेस्ट लैंड होती है वहाँ के छोटे छोटे पार्ट्स में ये लोग इस कल्टीवेशन को परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है, पहले मतलब पूरे एरिया नहीं कवर करते, छोटे छोटे रीजन्स में करते। कुछ एरिया इन्होंने कवर किया, वहाँ पर ये इस कल्टीवेशन को परफॉर्म करेंगे। जो ट्रीज़ होते हैं उन ट्रीज़ के जो टी ट्रॉप होता है, मतलब टॉप जो होता है ट्री का, उसको कट कर देते हैं पूरा, सिर्फ नीचे की वो लकड़ी ही बचती है, ऊपर से पूरा उसको कट कर देते हैं। फिर जो वेस्ट मटेरियल हो गया, ट्री को पूरा कट कर दिया, तो उस जो पत्तियाँ लकड़ियाँ जो निकलती है ट्री की, उन सबको वो लोग बर्न कर देते हैं वहीं पर। फिर वो बर्न करने के बाद जो ऐश बचती है, उस ऐश को फिर पूरी लैंड पर स्प्रेड कर देते, फैला देते हैं। ठीक है। सो द टी ट्रॉप्स वर कट सो दैट क्रॉप्स दैट वर बी ग्रोन ऑन ग्राउंड कुड गेट इनफ सनलाइट। ऐसा वो क्यों करते थे, वो टॉप को क्यों कट करते थे ट्री की? क्योंकि वो पेड़ तो बहुत घने होते हैं जंगलों में, तो वो जो सनलाइट होती थी वो ग्राउंड तक नहीं पहुंचती थी, नीचे तक। तो जो ग्राउंड की फर्टिलिटी, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। तो वो ऐसा करते थे कि वो ट्री के टॉप को पूरा कट कर देते थे, जिसकी वजह से ग्राउंड तक सनलाइट पहुँच पाए। ओके। सो द प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द लैंड वर स्लैश्ड, अलाउड टू ड्राई एंड देन बर्न। ठीक है, जितना भी वो उन्होंने मटेरियल कट किया, जो लीव्स निकलती थी, लकड़ियाँ निकलती थी, उन सबको वो लोग पहले तो सूखने देते थे, उसके बाद उनको जला देते थे। फिर जो ऐश निकलती थी उसको सॉइल पे मिक्स कर देते थे, जिससे कि उसमें सॉइल में पोटाश का पोटाश मिनरल जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाए, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। इस तरह से वो प्लॉट को प्रिपेयर करते थे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, क्योंकि पहले कोई फर्टिलाइजर्स तो होते नहीं थे कि फर्टिलाइज़र मिक्स कर दिया सॉइल में। तो ये उनकी मेथड थी कल्टिवेशन क्रॉप्स ग्रो करने की। द गॉन्स हाउवर यूज अ प्लो टू डिग द लैंड एंड मिक्स एशेस विद सॉइल। आफ्टर दिस द सीड्स वर ब्रॉडकास्ट। उसके बाद फिर वो सीड को ब्रॉडकास्ट कर देते, फैला देते थे पूरे उस एरिया में। वंस द क्रॉप वॉज हार्वेस्टेड, ट्राइबल कल्टिवेटर शिफ्टेड टू अनदर प्लॉट ऑफ लैंड। अब ये प्रोसेस उन्होंने एक एरिया पर कर ली, एक प्लॉट पर उन्होंने ये प्रोसेस कर ली, क्रॉप ग्रो हो गई, निकाल ली। उसके बाद फिर वो वहाँ से शिफ्ट कर देते थे, दूसरे प्लॉट पर चले जाते थे। उसे सेम प्लॉट पे फिर वो वापस से कल्टीवेशन नहीं करते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते थे, इसलिए उस प्रोसेस को कहते हैं हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, फिर वो सेम प्रोसेस वो दूसरे प्लॉट पर जाकर रिपीट करते थे। नेक्स्ट सीजन में अ फील्ड दैट हैड बीन कल्टिवेटेड वंस वाज लेफ्ट फैलो फॉर ट्री रीग्रोथ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स बिफोर बीइंग कट अगेन। अब वो जहाँ जिस प्लॉट पर उन्होंने वो प्रोसेस की, उस प्लॉट को फिर वो 10 to 15 ईयर्स के लिए छोड़ देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सॉइल की फर्टिलिटी तो अब यहाँ से ख़त्म हो गई, हमने यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो कर ली। तो फिर उसको फिर से रीगेन करने के लिए उस प्लॉट को वो ऐसे ही छोड़ देते थे। फैलो मीन्स अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल सो दैट सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी। उस फील्ड को अनकल्टिवेटेड ही छोड़ देना कुछ पैरोटिक टाइम के लिए, ताकि वहाँ पर फर्टिलिटी फिर से रिकवर हो जाए। इसलिए वो उसको ऐसे ही छोड़ देते थे और फिर दूसरे प्लॉट पर जाके उस प्रोसेस को करते थे। द लाइव्स ऑफ दिस ट्राइबल पीपल डिपेंडेंट ऑन फ्री मूवमेंट विद इन फॉरेस्ट एंड ऑन बीइंग able to use the land and forest for growing their crops. That is the only way they could practice shifting cultivation. ठीक है, वो फ्री मूवमेंट करते थे, एक जंगल से दूसरे जंगल पर, एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट पर जाना। इस टाइप से वो कल्टीवेशन करते थे। उनकी कल्टीवेशन जो थी वो शिफ्टिंग थी, एक जगह से दूसरी जगह पर वो शिफ्ट करते थे, मूव करते थे, फिर कल्टीवेशन करते थे। इसलिए उस प्रोसेस को कहा गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके। अब नेक्स्ट है हंटिंग गैदरिंग। कुछ ट्राइबल पीपल्स जो थे, जैसे कि कौन से, ये लोग हंटिंग और गैदरिंग स्किल करते थे। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी है। हंटिंग गैदरिंग मीन्स जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनकी हंटिंग करना, और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको गैदर करना। ठीक है। द मैन वेंट ऑन टू हंट इन स्मॉल ग्रुप्स। वो लोग ग्रुप्स में जाते थे, क्लोजली ट्रैक करते थे जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, जैसे डियर है, रैबिट है, वाइल्ड पिग्स है, बर्ड्स है, इनके मूवमेंट को लोग ट्रैक करते थे, फिर उन्हें कैप्चर करते थे और हंट करते थे। किससे? बैम्बू बॉल्स एंड पॉइजनस एरोज। ठीक है, ये बनाते थे वो लोग, एरोज बनाते थे जो बैम्बू ट्री की बॉल, उससे बोज बनाते थे, और फिर इनसे वो हंट करते थे एनिमल्स को। फिर जो मीट होता है हंटेड एनिमल्स का, उसको वो हंटेड ग्रुप में डिवाइड कर लेते थे। जो वीमेन एंड चिल्ड्रन होती हैं वो लोग फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, एडिबल रूट्स लाइक वाइल्ड एरो रूट फॉर फूड,
सीड्स फ्रॉम महूआ एंड साल ट्रीज वर कलेक्टेड टू एक्सट्रैक्ट कुकिंग ऑयल फ्रॉम दैम। ठीक है, ये सारी उनकी लिविंग मेथड थी। The Cones earned a small amount of money by selling the forest produce in local markets and bought rice, grains and other essential goods with it. अभी जो कम्युनिटी थी कॉन्स, ये क्या करते थे, कुछ पैसे भी कमा के लेके आते थे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे कि ये सब ट्रीज़ में से जो निकलती है लकड़ियाँ होती है जैसे, या फ्रूट्स हुए, और भी फॉरेस्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो लोग उनको लोकल मार्केट में बेच के आते थे और वहाँ से फिर वो लोग राइस, ग्रेन्स और ये खरीद के लिए आते थे। एट टाइम दिस आइटम आर प्रोड्यूस बाय एक्सचेंजिंग विद फॉरेस्ट प्रोड्यूस दे गैदर्ड। इसमें मनी नहीं होता था, वो लोग एक्सचेंज करते थे, वो लोकल मार्केट में जाके उनके प्रोडक्ट बेच देते थे और वहाँ से फिर ग्रेन्स लेके आ जाते थे। द कॉन्स वर इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स टू द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स हु यूज्ड हिज डाई टू क्लॉथ्स एंड लेदर। अब ये लोग मेनली क्या सप्लाई करते थे, फ्लावर्स सप्लाई करते थे, जो कुसुम और पलाश के फ्लावर्स होते वो सप्लाई करते थे किसे, जो लोकल वीवर्स होते थे जो कपड़े बनाते थे, उन्हें डाई करते थे, तो इनका जो कलर निकलता है इन फ्लावर्स का, इनसे डाई की जाती थी कपड़ों के ऊपर। ओके, सो व्हेन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड dwindled, Khons were forced to take up different type of small jobs in villages like carrying loads, building roads, working as laborers in other fields. However, many tribes like Begas found it disrespectful to work as laborers. The Begas believed that they were people of forest and hence should live only on the things produced in forest. अब जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ड्विंडल किया गया तो जो कॉन्स थे उन्हें फोर्स किया गया कि वो स्मॉल जॉब्स करे विलेजेस में, जैसे कि लोड्स कैरी करना, बिल्डिंग्स बनाना, एज अ लेबरर वर्क करना फील्ड में। तो बहुत सारे जो ट्राइब्स थे जैसे कि बेगास थे, उन्हें डिसरिस्पेक्टफुल लगता था एज अ लेबरर काम करना। क्यों? क्योंकि वो तो अपने अपने हिसाब से रहने वाले थे, फ्री मूवमेंट करते थे, अब फ्रीली वो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, उन्हीं की लैंड होती थी। ऐसा नहीं था ना पहले कि नहीं ये लैंड हमारी है, इस पर हमारा अधिकार है, वो लोग तो फ्रीली रहते थे। सो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा ऐसे दूसरों के यहाँ जाकर लाइब्रेरी मतलब ऐसा मजदूर काम करना। सो द बेकास बिलीव दैट दे वर पीपल ऑफ फॉरेस्ट। उन्हें लगता था कि हम तो फॉरेस्ट के ही लिए बने हैं, हमारा पूरा बचपन यहाँ ही निकला है, हमारी एंसेस्ट्रल लैंड है और हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है, तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। The tribal groups were dependent on traders to sell the forest produce and buy the goods that were not produced in jungles. They relied on money lenders to avail loans for buying the things they needed. अब उन्हें मनी लैंडर्स से लोन लेना पड़ता था चीज़ें खरीदने के लिए। अनफॉर्चुनेटली दे वर एक्सप्लॉटेड बाय बोथ ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। तो जो ट्रेडर्स होते थे और जो मनी लैंडर्स होते थे, जो दोनों ही उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। ट्रेडर्स सोल्ड देम गुड्स एट हाई प्राइसेस एंड मनी लैंडर्स चार्ज देम इंटरेस्ट ऑन द लोन्स। जो ट्रेडर्स होते थे वो उन्हें गुड्स बहुत हाई प्राइस में बेचते थे और जो मनी लैंडर्स होते थे वो भी लोन पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते थे। सो ट्राइबल स्टार्टेड कंसिडरिंग द मनी लैंडर ट्रेडर एज एविल आउटसाइडर। तो वो मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स को एक बुरा समझने लग गए थे, बहुत ज़्यादा एविल आउटसाइडर। वो तो उनके लिए आउटसाइडर ही थे ना, क्योंकि वो उनके कम्युनिटी के नहीं थे। So who were responsible for their pitiable condition. They also came to believe that market and trade leads to debt and poverty. इसकी वजह से उनको और बहुत ज़्यादा पॉवर्टी होने लग गई थी। हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स। अब कुछ ग्रुप्स जो होते थे वो हर्डिंग और रेयरिंग एनिमल्स करते थे, मीन्स जानवरों को पालना, उनके फिर उनके प्रोडक्ट्स को निकाल के बेचना, दैट इज़ हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स। सम ट्राइबल ग्रुप्स वर पेस्टोरलिस्ट हु रेयर्ड लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल एंड शिप। पेस्टोरलिस्ट मीन्स चरवाहा जो हम कहते हैं हिंदी में। तो कुछ हर्ड्स होते हैं जैसे कैटल के, शिप के, उनको लेके जाते हैं। अभी भी आप लोग देखते होंगे हमारे यहाँ कॉमन है वो कैमल हर्ड्स और शिप हर्ड्स जो लेके जाते हैं बहुत सारे कैमल्स एक साथ, जैसे हम रेबारी भी कहते हैं, जो गॉड्स को लेके जाते हैं। तो इस टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं ट्राइबल ग्रुप्स, वो लोग कैटल और शिप की हर्डिंग करते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, फिर उन्हें दे सोल्ड और एक्सचेंज द प्रोडक्ट्स दे ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। फिर उन एनिमल्स से जो प्रोडक्ट इन्हें मिलता है उन्हें बेचते, जैसे मिल्क हुआ, शिप है तो वूल हुआ उनका, बटर है, मीट है, जो भी नेसेसिटीज़ होती है वो उनसे ऑब्टेन करते हैं। द प्रोमिनेंट ट्राइब्स दैट थ्राइव्ड ऑन हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स वर वन गुजर्स ऑफ पंजाब हिल्स एंड Labadis of Andhra Pradesh who kept cattle, the Gadis of Kullu who herded sheep and the Bakarwals of Kashmir who reared goats। ठीक है, ये सारे ग्रुप्स के नेम बताएं, ट्राइबल ग्रुप्स के डिफरेंट रीजन्स के। नाउ सेटल्ड कल्टीवेशन। अब सेटल्ड कल्टीवेशन क्या हुआ? विद टाइम मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लाइक मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर
Gonds and Santhals gave up shifting cultivation and started cultivating a particular plot of land year after year. अब जो ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे जो ट्राइबल ग्रुप्स, अब उन लोगों ने सोचा कि अब हमें एक दूसरी जगह जाने की बजाय अब हमें सेटल हो जाना चाहिए एक ही जगह पर। तो वो लोग वहीं किसी एक जगह पर सेटल हो गए और वहाँ पर उन्होंने फिर कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया। इंस्टेड ऑफ स्क्रैचिंग लैंड विद द hoe दे plowed their fields to dig the soil deeper. As the time passed they acquired rights over the land they cultivated. जैसे जैसे टाइम बीतता गया जिस ज़मीन पर वो लोग काम करते थे कल्टीवेशन करते थे उस लैंड के राइट्स उन्हें मिल गए। It is important to note that all members of tribal groups have equal right over this land as they were considered as descendants of the settlers. अब ऐसा नहीं होता था कि एक ही पर्सन को राइट मिला है, जो उनकी पूरी ग्रुप होती था, मतलब उनकी पूरी कम्युनिटी होती थी, जितने भी पर्सन होते थे सबका इक्वल राइट होता था उस लैंड के ऊपर। Gradually, disparities grew within the tribe as some of its members gained more power and became chief. They started renting out the land to others for cultivation. As British influence grew in these areas, several efforts were made to settle and civilize the hunter-gatherers or shifting cultivators living in the forest, whom they considered to be wild and savage. अब क्या हुआ, ये तो ब्रिटिश के आने से पहले का टाइम था इनका, जो ये लोग सारे इतने परफॉर्म करते थे, अच्छे से रहते थे, फ्रीली एंजॉय करते थे, फ्रीली मूव करते थे, क्योंकि ये लोग तो फॉरेस्ट में रहने वाले थे। जो नेचर होता है उसी को ये लोग सब कुछ मानते थे, इनका गॉड था नेचर पूरा। अब जब ब्रिटिश इन्फ्लुएंस हुआ, ब्रिटिश जब आ गए, कॉलोनियल पीरियड जब स्टार्ट हो गया, तो उन लोगों ने क्या सोचा, अब ब्रिटिशर्स तो हर जगह अपना प्रॉफिट देखती थी। वो लोगों ने देखा कि ये लोग कितने अच्छे से फॉरेस्ट में काम करते हैं, इतना सारे प्रोडक्ट्स निकलते, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा जब हम इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सोचा कि अब हमें इन्हें सेटल करने की नीड है, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते तो हम इन्हें कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो हम टैक्स कलेक्ट करने के लिए इन्हें कहाँ ढूंढेंगे। तो इन लोगों ने उन्हें फोर्स करना स्टार्ट किया कि नहीं, आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, अब आप सेटल हो जाइए और आपको सिविलाइज होने की नीड है, क्योंकि वो उन्हें वाइल्ड और सैवेज समझते थे। ठीक है। नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन द इंडियन ट्राइब्स। अब कॉलोनियल रूल का इंडियन ट्राइब्स के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस रहा। The above song brings out the pain and anguish on Begas on being ill-treated by the police under British control. The tribal singer laments the fact that tribals like Begas and Gonds are being deprived of their jungles and villages, which is causing them much suffering. ठीक है, इस सॉन्ग में बताया गया है कि बहुत ज़्यादा इल ट्रीट किया पुलिस ने उन्हें ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा सब चीज़ों को। वर द ब्रिटिश इंटरफेयरिंग इनटू लाइव्स ऑफ, अब कैसे उन्होंने इंटरफेयर किया वो हम देखते हैं, क्या इफेक्ट रहा। इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन ट्राइबल चीफ। यू आर अवेयर दैट पावरफुल मैन ऑफ ट्राइब्स रोज एज चीफ एंड अज्यूम प्रिविलेज्ड पोजीशंस इन द ट्राइब। अब ट्राइब में भी क्या होता था, उनके चीफ होते थे, जो भी उनका एल्डर पर्सन होता था उनकी कम्युनिटी का, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, उन्हें वो चीफ बना देते थे। तो अब चीफ की एक पावरफुल पोजीशन होती थी। They governed the tribes according to rules, customs and traditions set by elders, took tribute for tribesmen and rented out land for cultivation. अब जो उनका चीफ होता था सब लोग उसे बहुत रिस्पेक्टफुली देखते थे, उनकी सब बातें मानते थे, जो भी रूल्स और रेगुलेशन चीफ ने बनाए सब लोग फॉलो करते थे, तो उनकी एक बहुत अच्छी पोजीशन होती थी कम्युनिटी के अंदर। लेकिन जहाँ पर in certain places the chief managed forest resources had their own police to establish law and order in the tribe. ठीक है, तो उनके खुद के अपने लॉज होते थे जो लोग सब फॉलो करते थे। लेकिन ये अथॉरिटी और ये पावर कब ख़त्म हो गई, जब ब्रिटिश टेरिटरी आ गई। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्हें कंट्रोल करना स्टार्ट किया। तो अब उन्होंने क्या किया, British allowed chiefs to retain their land title over a group of village and rent out land, but took away their right to govern their territory as per the tribal rules. अब ब्रिटिश ने चीफ को अलाउ तो किया कि आप चीफ तो बने रहेंगे, अभी चीफ को नहीं हटाया, जैसा कि उन्होंने दीवानी राइट्स में किया था प्रीवियस चैप्टर में, कि दीवानी राइट्स तो ले ली, लेकिन वो नवाब को, पपेट रूलर को तो फिर भी वहीं बिठा रखा था, उन्हें नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि जो उनकी जनता होती वो बात तो उन्हीं की मानेगी ना, जो उनका चीफ होगा, इसलिए वो उन्हें नहीं हटाते थे, सिर्फ उनके राइट्स ले लेते थे। तो यहाँ पर भी उन्होंने वही किया कि वो चीफ को नहीं हटाया, चीफ को तो बने रहने दिया, लेकिन वो चीफ की जो पावर थी एडमिनिस्टर करने की, कि सारी कम्युनिटी के ऊपर एडमिनिस्टर वो चीफ करेगा, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, सब लोग उनकी बात मानेंगे, वो पावर ब्रिटिश टेरिटरी ने उसे छीन ली।
उन्होंने बोला चीफ तो आप ही बने रहोगे, लेकिन रूल्स और रेगुलेशंस हमारे होंगे जो आप सब लोगों को फॉलो करने होंगे. They now had to follow the laws made by British officials in India and pay tribute to the colonial government. Okay. Now effect on shifting cultivators. अब जो shifting cultivators होते थे, जो कि shifting cultivation करते थे, उनके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ? The British wanted tribes of hunter-gatherers and shifting cultivators to settle down and take up farming on fixed plot of land, as this would facilitate greater control over them. अब ब्रिटिश क्या चाहती थी कि जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स है, जो हंटर गैदरर्स है, वो लोग सेटल हो जाए. अब वो लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन ना परफॉर्म करके एक जगह सेटल होकर फिर फार्मिंग करें, जिससे कि वो उनके ऊपर अच्छे से कंट्रोल कर सके. अब इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसके ऊपर कैसे आप कंट्रोल करोगे? इसलिए वो चाहते थे कि वो लोग सेटल हो जाए, सेटल्ड फार्मिंग परफॉर्म करें, जिससे कि एक रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू उन्हें मिलता रहे. ठीक है, क्योंकि उन्हें टैक्स चाहिए था उनसे भी. So, however, the shifting or zoom cultivators resisted the attempt of British to settle them. They had their own reason for this. Firstly, it was difficult to plow and cultivate fixed plot of land in dry region where water is scarce. And the zoom cultivators who took up settled plow farming in such areas faced losses due to reduced yield and crop failures. अब उनके साथ शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स के साथ भी प्रॉब्लम थी कि अब वो सेटल होए कैसे. अगर सपोज वो किसी प्लॉट पर उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, फार्मिंग स्टार्ट किया, अगर वहाँ पर वाटर की स्कैसिटी होगी तो वो पानी लेके कैसे आएंगे? वो तो ड्राई रीजन है. दूसरी बात, अगर बार बार एक ही जगह पर खेती करेंगे तो वो उसकी जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की, वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो ही नहीं होगी. तो ये कल्टिवेटर्स के साथ भी एक प्रॉब्लम थी. Therefore, the Zoom farmers in North East India demanded continuation of shifting cultivation. तो जो Zoom farmers थे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्ट रीजन के, उन लोगों ने बोला कि नहीं, आप हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन कंटिन्यू करने दो. The growing protest by cultivators forced the British to give up in their demands and allow shifting cultivation some part of the forest of this region. तो जब उन लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया कल्टिवेटर्स ने, तो फिर ब्रिटिश को फोर्स किया गया बहुत ज़्यादा. तो फिर उन्होंने उनकी डिमांड मान ली और कुछ रीज़न में उन्हें शिफ्ट करने के लिए परमिशन दे दी कि वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन कुछ रीज़न में कर सकते हैं. सब जगह भी नहीं अलाउ किया उन्हें, सिर्फ कुछ रीजन्स में अलाउ कर दिया कि हाँ, आप कुछ मतलब पर्टिकुलर रीज़न फिक्स कर दिया कि आप इतने से इतने रीज़न में आप शिफ्टिंग कल्टिवेशन परफॉर्म कर सकते हैं. Secondly, some tribes like Begas also resisted plow cultivation as they believed it bring poverty and sickness to them. Now effect of forest laws. अब वो क्या किया, उन लोगों ने फॉरेस्ट लॉज लेके आए. अब किस टाइप के लॉज लेके आए वो लोग? Until the British forest laws were introduced, tribes jointly owned the land and resources of the forest in which they lived. अब जब तक फॉरेस्ट लॉज नहीं आए थे ब्रिटिशर्स के, तब तक वो लोग क्या करते थे, ट्राइबल ग्रुप्स वो फ्रीली इंजॉय करते थे कि इस ज़मीन पे पूरे ग्रुप का राइट है, सब लोग जितना भी फॉरेस्ट इसमें से प्रोड्यूस निकलेगा सब लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे. ठीक है. दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम फॉरेस्ट बाय हंटिंग, गैदरिंग एंड स्विमिंग. द फॉरेस्ट प्रोवाइडेड देम फायरवुड, टिम्बर, मेडिसिन एंड सर्व्ड एज ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर देयर कैटल. इन शॉर्ट, ट्राइबल ग्रुप्स वर हेवनली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट ऑन देयर सर्वाइवल. जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो फुली डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट के ऊपर, क्योंकि वो लोग वहीं रहते थे, उनको कोई पैसों की नीड तो होती नहीं थी. वहीं रहते थे, वहीं फार्मिंग करते थे, उनके जो कैटल्स होते थे उन्हें भी वहीं ग्रेज कराते थे, फिर जो प्रोडक्ट्स निकलते थे फॉरेस्ट से उनमें से वही खा लेते थे. ठीक है. तो पूरी तरह से फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट रहते थे. फिर जब क्या हुआ, इन द सेकेंड ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू फॉरेस्ट लॉज. अब जब ब्रिटिश आ गई तो फॉरेस्ट लॉज भी लेके आई. अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी, कि अब इस प्रॉपर्टी में आपका कोई हक नहीं है, इस लैंड पे, इन फॉरेस्ट पे. ये अब स्टेट की प्रॉपर्टी में से ये अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है. द फॉरेस्ट दैट yielded timber that British needed to make ships and railway sleepers were classified as reserved forest. अब जिस फॉरेस्ट के एरिया में टिम्बर की कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती थी, जहाँ पर टिम्बर प्लांट्स ट्रीज बहुत ज़्यादा थे, वहाँ पर उन लोगों ने उसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया. मीन्स इतने से इतना एरिया रिजर्व्ड है, यहाँ पर आप बिल्कुल अलाउ ही नहीं है, आप यहाँ पर एंटर भी नहीं हो सकते हो. वो उन्होंने फॉरेस्ट रिजर्व कर लिया पूरा. किसके लिए? जो वो शिप्स बनाते थे, रेलवे स्लीपर्स बनाते थे. रेलवे स्लीपर याद है आपको? जो रेलवे की ट्रैक होती है, जो पटरी होती है, उसके बीच में दो ट्रैक के बीच में जो नीचे लकड़ियाँ लगी रहती है, दैट वो टिम्बर की बनी हुई होती है. ओके. सो वो उन्होंने उन चीज़ों के लिए उसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया. एवरीवन इंक्लूडिंग द ट्राइबल ग्रुप्स दैट लिव्ड इन दिस फॉरेस्ट वाज स्टॉप्ड फ्रॉम मूविंग फ्रीली इन दिस फॉरेस्ट. ठीक है.
तो जितने भी जो भी लोग थे ट्राइबल ग्रुप्स के, उन्हें उस फॉरेस्ट में एंटर होना मना कर दिया गया बिल्कुल, कि आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते हो। हंटिंग और गैदरिंग भी आप इस जगह पर नहीं परफॉर्म करोगे। सब कुछ उन्होंने स्ट्रिक्टली बैन कर दिया, जिसकी वजह से और फिर जो लोग उस चीज़ को ऑबे नहीं करते थे, जो ट्राइबल ग्रुप्स उनके लॉज को ऑबे नहीं करते थे, उन्हें पनिश किया जाता था। द कंडीशन ऑफ ट्राइब्स लिविंग इन दिस फॉरेस्ट कैन बी इमेजिन फ्रॉम दिस बेगा सॉन्ग। ठीक है, ये सॉन्ग बताया गया है। Now many tribals wrote petitions to the British officials to be careful of the forest laws, but these were outright rejected. One such petition was written in 1892 by Dholi Bega of Udhor. He wrote, ठीक है, ओके, ये सारा उनकी कंडीशंस बताई गई है कि उनको कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। जो लोग फॉरेस्ट में ही रहते हैं, वहीं पर बड़े हुए हैं, सब कुछ उनका फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे, और उनको उसी चीज़ से निकाल दिया गया, तो वो लोग क्या करेंगे। सो वो सारी उनकी कंडीशंस बताई गई है। Stopping the tribal people from living inside forest posed a problem for the British. Their forest department could no longer get labor to cut trees and transport logs. अब ब्रिटिश को फिर प्रॉब्लम हुई। अब उन्होंने सबको बाहर तो निकाल दिया फॉरेस्ट से, पर अब फॉरेस्ट में काम कौन करेगा उनके लिए, वो खुद तो करेंगे नहीं ना फॉरेस्ट में जाके काम, तो अब उन्हें लेबर चाहिए थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स फाउंड सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम बाय सेटिंग अप फॉरेस्ट विलेजेस। अब उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि अब हम फॉरेस्ट विलेज को सेटअप करते हैं। उन्होंने फॉरेस्ट विलेजेस बनाए। जो जूम कल्टिवेटर्स थे, उन्हें कुछ लैंड दे दी कल्टिवेशन के लिए, उन्हें फिर से वापस बुलाया कि नहीं, आप वापस आ जाइए और हम आपको एक स्मॉल पैच देंगे लैंड के, आप वहाँ पर अपना कल्टिवेशन कीजिए, और रिटर्न में आप हमें लेबर देंगे। ऐसे फ्री में तो उन्हें दे नहीं देंगे ना ज़मीन। उन्हें ज़मीन दी और बदले में कहा कि आप हमें लेबर दो, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए जो काम करेगा, फॉरेस्ट की केयर करेगा। ओके। Angered at unjust forest laws, many tribal groups started disobeying them. The colonial government had to face many tribal rebellions such as Revolt of Songram Sangma 1906 in Assam and Forest Satyagraha of 1930s in central provinces. अब जो उनके अनजस्ट फॉरेस्ट लॉज है, अनफेयर लॉज थे, उसके लिए बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने रेबेलियन स्टार्ट किया, जो कि गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब नाउ इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। Trade had a negative impact on the lives of tribal people as traders and moneylenders exploited them. अभी हमने आगे पढ़ा कि जो ट्रेडर्स थे और मनी लैंडर्स थे, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे ट्राइबल पीपल्स को, तो उनका भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट था। दिस कैन बी अंडरस्टूड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सांथल सिल्क ग्रोवर्स। ठीक है, सांथल एक कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, जो कि सिल्क ग्रोवर है। सिल्क की वो लोग रेयरिंग करते थे, सिल्कवॉर्म की। तो जो 18th सेंचुरी में डिमांड थी इंडियन सिल्क रोज़ की, वो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिल्क प्रोडक्शन को इंकरेज किया कि आप सिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करिए यहाँ पर। सो एफर्ट्स वर मेड टू रेज द प्रोडक्शन ऑफ कुकोन ऑफ सिल्कवर्म फ्रॉम विच सिल्क इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो जो कुकोन होते हैं सिल्कवर्म की, जो बाहर की उनकी कवरिंग होती है, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा उन्होंने इंक्रीज़ किया, जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सिल्क मिले। तो जो सांथल्स होते थे हज़ारीबाग में, जो कि अभी झारखंड में है, वो कुकुन रेयरिंग करते थे, और जो ट्रेडर्स होते थे उनके एजेंट उनसे डील करते थे। ठीक है, रेयरिंग तो कौन करेगा, रेयरिंग करते थे ट्राइब्स, और जो ट्रेडर्स होते थे उनके एजेंट आके और ट्राइब से कुकुन ले जाते थे। फिर एजेंट जो थे उन्होंने सांथल्स को लोन देते थे कुकुन रेयरिंग के लिए। ठीक है, बॉट देम एट मेगर सम ऑफ ₹3 to 4 फॉर 1000 कुकुन्स। कितना मतलब उनको बहुत कम रेट मिलता था, 1000 ऑफ कुकुन्स लेके जाते थे और सिर्फ 3 या 4 रुपये उन्हें दे के जाते थे। द कुकुन्स वर देन एक्सपोर्टेड टू बुर्दवान और गाया वेयर दे सोल्ड एट 5 times द प्राइस। ठीक है, अब उनसे तो इतने सस्ते में ले लिए, किनसे, ट्राइब्स से, और उन्हें जैसे 3 to 4 रुपीज़ में उनसे ले लिए और उनसे 5 गुना ज़्यादा प्राइस में उन्हें फिर बेच देते थे। In this process, silk agents who arranged deals between exporters and silk growers earned huge profit. ठीक है, तो जो बीच में ट्रेडर्स होते थे बहुत ह्यूज प्रॉफिट कमाते थे, क्योंकि ट्राइबल पीपल से तो बहुत कम में लेते थे, और जो एक्सपोर्टर होते थे उन्हें बहुत ज़्यादा रेट में बेच देते थे। The agent deprived the Santhal silk growers of fair price, who led a life of poverty and misery. Slowly, the tribal groups began depressing the market and traders. ठीक है, तो एक्सप्लॉइट कौन हो रहा था, ट्राइब्स।
वर्किंग एट टी प्लांटेशंस एंड कोल माइंस, अब उन्हें काम करने की नीड होने लग गई। क्यों? क्योंकि जंगलों से उन्हें निकाल दिया गया, वहाँ उन्हें काम करने नहीं देते थे ब्रिटिशर्स। और अगर कुछ करते भी थे तो ये जो ट्रेडर्स होते थे, मनी लेंडर्स होते थे, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे उन्हें, तो वो कैसे रहें। तो फिर उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया। अब वर्क क्या करते थे, कुछ काम तो आता नहीं था उन्हें, मजदूरी ही करेंगे। तो टी प्लांटेशन में, कोल माइंस में यहाँ पर एज अ लेबर वर्क करने लग गए। From the late 19th century, the British introduced tea plantations in Assam and coal mines in areas rich in this mineral. Some tribals moved away from their home to work in tea plantation and coal mines of Jharkhand. However, the contractor through whom they got work paid them extremely low wages and stopped them from returning home. अब क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स ने कुछ इंडस्ट्रीज स्टार्ट की थी, जैसे टी प्लांटेशन हुए असम में, कोल माइंस हुई जहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते थे, तो यहाँ पर उन लोगों को वर्क काम दिया जाता था। अब काम कौन जाता था, डायरेक्ट ट्राइबल्स तो जाते नहीं थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, तो बीच में कॉन्ट्रैक्टर होता था। जो कॉन्ट्रैक्टर होता था वो ग्रुप ऑफ पीपल्स को, जो ट्राइबल ग्रुप्स होते थे, उन्हें लेके जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास और वहाँ पर फिर उन्हें काम दिलाता था। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता था वो बीच में बहुत ज़्यादा पैसे वो भी कमाता था, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट था नहीं ट्राइब से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो काम किया उसका पैसा कॉन्ट्रैक्टर को दे देती थी और कॉन्ट्रैक्टर फिर उसमें से पैसा रख लेता था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेता था, और जो मजदूर हैं काम कर रहे हैं उन्हें बहुत कम पैसा देता था। तो बीच में फिर प्रॉफिट उसने कमा लिया। तो कैसे भी करके एक्सप्लॉइट कौन हो रहा था, जो ट्राइब्स थे, ट्राइबल पीपल जो थे, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे। सो ट्राइबल ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा एंगर हुआ, उनको सब दिख रहा था इतना अनजस्ट अनफेयर जो उनके साथ हो रहा था। फिर उन्होंने रेबेलियन करना स्टार्ट किया इन कॉलोनियल गवर्नमेंट के लॉज के थ्रू, और जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे उनके लिए भी। सम ऑफ वेल नोन ट्राइबल रेबेलियंस, ठीक है, ये नाम बताए गए। कोल रेबेलियन हुआ था 1831 टू 32 में, सांथल रिवोल्ट हुआ था 1855 में, बस्तर रेबेलियन इन 1910 में, एंड वाले रिवोल्ट इन 1940 में। ठीक है, ये तो कुछ एग्जाम्पल दिए से बहुत सारे रेबेलियन, बहुत सारे रिवोल्ट हुए होंगे। अब हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे। ये एक स्टैचू बताया गया है बिरसा मुंडा का, जो कि बिरसा रांची में बनाया हुआ है। अब ये कौन है पर्सन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द मुंडा रेबेलियन, मुंडा जो है वो भी एक ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है। एज कैन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम हिज स्टैचू, बिरसा वॉज अ ब्रेव हीरो हेलिंग फ्रॉम मुंडा ट्राइब, ठीक है। मुंडा ट्राइब के एक हीरो थे, ऐसा समझा जा सकता है। ये लोग जितने भी इनके मेंबर्स थे ट्राइब्स के, उनके लिए खड़े हुए। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट का ऑपरेशन था, इनजस्टिस था, उसके अगेंस्ट ये लोग खड़े हुए। एंड डिकूज किसको कहा गया, जो आउटसाइडर है, मीन्स जो ट्रेडर्स है, मनी लैंडर्स है, जो उनकी कम्युनिटी के नहीं है, उन्हें डिकूज कहा गया है। Before we read further about the role of Birsa in this tribal uprising, it is important to know about the social, political and economic condition of Mindas before during the colonial period, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि जब कॉलोनियल पीरियड नहीं आया तो उससे पहले इनकी क्या कंडीशन थी। The Mundas had certain traditional rights over their land as original clearer of the forest they inhabited, ठीक है। तो इनके कुछ ट्रेडिशनल राइट्स थे, जिस लैंड पे ये लोग रहते थे वहाँ पे ट्रेडिशनल राइट किसके थे, मुंडास के थे। ऑल द मुंडास हेल्ड लैंड जॉइंटली एंड पेड ट्राइब्यूट्स टू देयर चीफ, ठीक है। सभी लोग उस लैंड को इक्वली शेयर करते थे और ट्राइब्यूट कैसे देते थे, जो इनका चीफ होते थे उन्हें। दिस लैंड सिस्टम ऑफ मुंडास इज नॉन एज खुटकाटी सिस्टम। दिस सिस्टम बिगैन टू इरोड, अब ये सिस्टम कब इरोड हुआ, जब ब्रिटिश ने ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया उस एरिया में, कि ज़मींदार डिक्लेयर कर दिए, उस लैंड का ऑनर बना दिया ज़मींदार्स को, और जो मुंडा कल्टीवेटर्स था उन्हें रेंट पेइंग टेनेंट बना दिया। अभी तक तो इक्वली राइट्स किसका था, मुंडा ट्राइब्स का राइट था उस ज़मीन पे, लेकिन अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उन्होंने राइट्स उनसे छीन लिए और ज़मींदार बैठा दिया वहाँ पर कि ये ज़मींदार है और सारा राइट इसका है इस पर। The tribals were forced to take loan at higher interest rates from money lenders as non-payment of rent led to their eviction from their ancestral land. अब जो ट्राइबल्स होते थे उन्हें फोर्स किया जाता था कि आप हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लो मनी लैंडर से, और जो रेंट नहीं चुका पाता था उन्हें उनके एंसेस्ट्रल लैंड से बाहर निकाल दिया जाता था। और बहुत सारे मुंडास जो लोन नहीं पे कर पाते थे उन्हें बॉन्डेड लेबरर बना दिया जाता था, ज़बरदस्ती उन्हें काम करवाया जाता था उनसे। सो जो ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम था मुंडास का, वो जो कि उन्हें जस्टिस देता था, वो रिप्लेस हो गया मॉडर्न कोर्ट की वजह से। A long spell of famine added to their woes. Under this adverse circumstances, Mundas got a able and charismatic leader in Birsa Munda.
जब उनके साथ इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ तो फिर उन्हें एक लीडर मिला जिसका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली इन मिड 1870s। अभी एक पुअर फैमिली में इनका जन्म हुआ था मिड 70s में। कहाँ पर हुआ था? बामाबा इन रांची में। इनका चाइल्डहुड कैसे बीता? प्लेइंग फ्लूट, रोलिंग इन सैंड, डस्ट विद फ्रेंड्स एंड ग्रेजिंग शिप इन द फॉरेस्ट ऑफ बोहोंडा। अब फॉरेस्ट मैन है, फॉरेस्ट में ही रहते थे तो सारे वो मिट्टी में खेलना, फ्लूट बजाना, शिप्स को ग्रेज करवाना, कैटल्स को। ठीक है। ही ग्रू अप लिसनिंग टू द टेल्स ऑफ मुंडा अपराइजिंग ऑफ द पास्ट। अब वो बचपन से किन के स्टोरीज सुन सुन के बड़े हुए, जो उनका ग्रुप है मुंडास का उन्हीं का पास से सुन सुन के वो बड़े हुए। तो जो उनके सिरदार होते थे, लीडर होते थे ट्राइब के, वो बताते थे कि हमारा एक गोल्डन एज हुआ करता था, कि हम इतने अच्छे से रहते थे, ये पूरा नेचर हमारा है, फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, जो भी होता है नेचर में प्रेजेंट, ये सब कुछ हमारा है, ये हमारे भगवान हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, हम फ्रीली यहाँ पर रहते हैं थे, ये पूरी लैंड हमारी है। तो वो उनका सब गोल्डन एज उन्होंने मुंडास को बताया था, मुंडास के बारे में। When Mundas were free of the oppression of Dikus and believed that they would get their rights to be ancestral land in the future. So अब ये जो Dikus आ गए थे, जो आउटसाइडर्स आ गए थे, जो इन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो उन्हें बताया गया था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इनसे फिर से फ्री हो जाएंगे, हमारा जो एंसेस्ट्रल लैंड है उस पर हमें फिर से राइट मिल जाएगा। Sildars also encouraged Mundas to revolt against colonizers and Dikus and fight for their land. ठीक है। तो जो सिरदार्स होते थे वो मुंडास को एंकरेज करते थे कि नहीं, हम इन कॉलोनाइजर्स को, डिक्कोस को यहाँ से भगा सकते हैं और हम अपने लैंड के लिए फाइट कर सकते हैं। While studying at a missionary school, he heard from European priests that Mundas could attain the kingdom of heaven and regain their lost rights if they became good Christians and gave up their bad practices. जो ये अब मिशनरी स्कूल्स भी वहाँ पर लगाए गए थे ताकि वो लोग इन पीपल को क्रिश्चियनिटी में अडॉप्ट करवाने का बोले कि नहीं, आप अपने धर्म को छोड़ दीजिए और आप क्रिश्चियन बन जाइए। तो मिशनरी स्कूल से भी उन्होंने सुना था बिरसा ने कि नहीं, आप तो बहुत अच्छी कम्युनिटी है आपकी, और आप अगर अपने बैड प्रैक्टिसेस को छोड़ देंगे तो आप क्रिश्चियन बन सकते हैं। फिर जब बिरसा हिंदू रिलीजियस, फिर उनके कांटेक्ट में आए, हिंदू रिलीजन के जो वैष्णव प्रीचर्स होते थे उनके कांटेक्ट में आए, तो वहाँ से भी उन्होंने सब कुछ अच्छा सीखा। इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके उनको एक्सपीरियंस हुआ और फिर उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड अ मूवमेंट टू रिफॉर्म मुंडा सोसाइटी। अब उन्होंने सोचा कि ब्रिटिशर से तो बाद में लड़ेंगे, पहले हमें अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना होगा। अब वो रिफॉर्म कैसे किया उन्होंने अपनी सोसाइटी को, कि हमें पहले अपने विलेज को क्लीन करना होगा, हमें अल्कोहल छोड़नी होगी, जो लिक्वर होती है, ड्रिंक होती है, शराब जो वो लोग पीते थे वो हमें छोड़नी होगी, बैड प्रैक्टिसेस। स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट, जो जादू टोने के ऊपर वो लोग विश्वास करते थे, कि हमें इन्हें भी बंद करना होगा और हमें भगवान में विश्वास रखना होगा सिर्फ। तो जब तक हम अपनी बैड प्रैक्टिसेस नहीं छोड़ेंगे, हम दूसरों से कैसे लड़ेंगे? तो पहले उन्होंने अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म किया। Based on these ideas, he started the faith of Birsat, which found followers in Mundas and Orans. In 1894, Birsa declared himself a god and began to awaken the masses and organize his people to revolt openly against the government and जमींदार। अब उन्होंने अपने ग्रुप बनाया, उन्होंने जो गवर्नमेंट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट और ज़मींदार जो थे, उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया। He urged people to stop paying debts and taxes and drive out Christian missionaries, money lenders, Hindu landlords and colonial government. उन्होंने पीपल को, सबको कन्विंस किया कि कोई भी अब टैक्सेस नहीं पे करेगा और हमें इन क्रिश्चियन मिशनरीज, मनी लैंडर्स, सबको यहाँ से निकालना होगा, भगाना होगा। ही वॉज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन फॉर 2 years। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला कि ये एक हमारे लिए डेंजर है, ये खतरा बन रहा है हमारे लिए, ये सबको उकसा रहा है लड़ाई करने के लिए, रिबेलियन होने के लिए। तो उन्होंने बिरसा को अरेस्ट किया और 2 साल के लिए इम्प्रिजन कर दिया, जेल में बंद कर दिया। फिर जब रिलीज़ हुए वो 1897 में, तो उन्होंने फिर से रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया। उन्होंने लोगों को बताया कि हमें इन रावण जो है, ये हमारा जो डिकोस है, यूरोपियंस है जो है, हमें इन्हें भगाना होगा और फिर से अपना मुंडा राज इस्टेब्लिश करना होगा, जिसका हेड कौन होगा? बिरसा। इन दिसंबर 1899 में ही लॉन्च एन आर्म्ड स्ट्रगल ऑन द लैंडलॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर इन्होंने एक स्ट्रगल स्टार्ट किया 1899 में। जो पुलिस स्टेशंस होते थे, चर्चेस होते थे, जो ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टी हुई है, हिंदू लैंडलॉर्ड से, मनी लैंडर से, इनकी प्रॉपर्टी सब पर उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। दे रेज्ड द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज। उन्होंने वाइट फ्लैग रेज किया कि नहीं, अब हम यहाँ पर बिरसा राज होगा।
1900 में बिरसा मुंडा को फिर से पकड़ा गया, उन्हें फिर से जेल भेजा गया, जहाँ पर कोलेरा से उनकी डेथ हो गई। उन्हें डिजीज़ हो गई थी, तो 25 ईयर के थे वो, तभी उनकी डेथ हो गई। लेकिन मुंडा रेबेलियन फैड जरूर हुआ बिरसा की डेथ से, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ। द मूवमेंट प्रूव्ड सिग्निफिकेंट एज colonial government was forced to introduce laws to prevent Dikkus from grabbing the land of tribals। ठीक है, फिर जब वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो गवर्नमेंट को समझ में आया कि नहीं, ये सब नहीं चल पाएगा, जो मनी लैंडर्स और जो ज़मींदार इतना पैसा खा रहे हैं, बीच में इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो बंद करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने लॉज इंट्रोड्यूस कराए कि जो ट्राइबल की लैंड छीन रहे हैं वो नहीं होगा। तो रिवॉल्ट एक लेसन बना कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए कि वो इस तरह से ट्राइबल पीपल को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। तो ये इनजस्टिस के खिलाफ जो रेबेलियन स्टार्ट हुआ था ये सक्सेसफुल रहा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लॉज भी हटाने पड़े उनके ऊपर से। ओके।